हमारा गुजरात वाकई में खूबसूरत तो बहुत है, पॉल्यूशन फ्री भी है ऑलमोस्ट, एंड सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी फॉर नाउ। इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। जब वो होते हैं तो कभी घबराहट महसूस होती है क्या? शुरू में होती थी। मैम, दौर चेंज हो चुका है। आपने उस दौर में स्टार्ट किया था जब टेलीविज़न उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तब के दौर में तब लोग रेडियो पे ही सब कुछ सुनते थे, और अब के दौर में क्या डिफरेंस है? आपने क्या कुछ नोटिस किया? बीच में एक पीरियड आया था जब थोड़ा सा डाउन हो गया था रेडियो का, जब प्राइवेट चैनल्स आए, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट है दैट इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले पॉडकास्ट में। मैं हूं आदर्श, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे बीच जो हस्ती मौजूद है, इनके बारे में यदि मैं कहूं तो शायद तारीफ कम पड़ जाएंगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, सी इज यूनेस्को अवॉर्डेड और ऑल इंडिया रेडियो में 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उनके पास। प्लीज वेलकम मिस शालिनी मित्तल हमारे साथ मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। बातें बहुत सारी करनी है आपसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूं। जानना बहुत कुछ है। मैम, सबसे पहले सूरत आप आए, कल आप सूरत घूमे, सूरत कैसा लगा? बहुत अच्छा। सूरत नाम है ना, किसी की शक्ल देखनी होती है उसको कहते हैं सूरत कैसी है, तो अच्छी होती है, सुंदर होती है तो अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे सूरत की लगी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत वार्म है, और हमने जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के साथ बातचीत हुई, हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और जैसे मैम हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, सपोज मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, आप बेसिकली दिल्ली से ही हैं, तो मैं दिल्ली जाता हूँ जब भी, तो मैं पूरे प्लानिंग के साथ जाता हूँ। यार मुझे वहां जाना है, ये खाना है, ये वहां का फेवरेट है। मैं भी फूड ब्लॉगिंग काफी देखता हूँ, ये फेवरेट है, मुझे ये खाना है, या फिर ये चीजें परचेस करनी है। मुझे पर्सनली क्रिकेट खेलना पसंद बहुत ज्यादा है, तो मैं जब भी जाता हूँ मैं प्लान करके जाता हूँ कि मुझे क्रिकेट बैट वहां बहुत अच्छे मिलता है, तो वो मुझे जाकर के लेने हैं, इस बाजार से जाके लेने। आपने ऐसा कुछ प्लान किया था सूरत आने से पहले? सही बताऊं आदर्श, कुछ प्लान नहीं किया था। कुछ प्लान? सिर्फ ये था दिमाग में कि ये जिस पर्पस के लिए हमें बुलाया जा रहा है, और मुझे पसंद है यूथ से इंटरेक्ट करना, तो मेरी जो बात हुई थी किरण मैम से भी कि मुझे अगर यूथ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो वो मेरा सबसे बेसिक मेरा एम था सूरत आने का, कि मैं बच्चों से मिलूं, उनसे बातचीत करूं, मोटिवेट करूं कि वो इस फील्ड में आए, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है। और कुछ मिसकंसेप्शंस, मिथ्स होते हैं हर चीज के साथ जुड़े हुए, तो वो जब तक कि कोई उसके अंदर का ही आदमी आपको ना बताए, तब तक आप सोचते हो किससे पूछें, कैसे रास्ता मिले। तो बस उसको ही आगे बढ़ाने की दिशा में मैं आई थी। घूमना फिरना तो चलता रहता है, वो तो चलता रहता है। अच्छा, कुछ अपनी डिफरेंस नोटिस करा हो यहाँ पे और वहाँ दिल्ली के माहौल में, ऐसा कोई चीज क्या? बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जितनी शांति है और पोल्यूशन फ्री है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि वो मैं भी जब गया था, एक्चुअली मैं G20 के टाइम पे गया था, मेडिकल इश्यू था, तो उस वक्त मैंने देखा कि इतनी शांति तो मैंने जिंदगी में कभी दिल्ली में ना देखी होगी ना सुनी है, लेकिन काफी शांत था। अच्छा। और जब मैं कंपेयर करता हूँ ना, जब मैं जाता हूँ और वहाँ के एरियाज को देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ और कंपेयर करता हूँ हमारे गुजरात से, तो काफी ज्यादा डिफरेंस भी नजर आता है। हमारा गुजरात वाकई में खूबसूरत तो बहुत है, पॉल्यूशन फ्री भी है ऑलमोस्ट, एंड सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी फॉर नाउ। मैम, एक और सवाल, जैसे मैंने बताया कोई फेवरेट फूड के बारे में, आप यहाँ का कोई फेवरेट कोई फूड खाइए, सुरती या गुजराती फूड, हाँ, जो आपको पसंद आया हो? काठियावाड़ी थाली जो होती है मुझे पसंद है। आज का प्लान है। अच्छा, आज का प्लान है आफ्टर दिस? एक्चुअली मैं लास्ट ईयर गई थी, नेशनल गेम्स कवर किया था अहमदाबाद में जो हुआ था, गुजरात में, तो गांधीनगर में। तो वहां पर हमने खाई थी स्पेशली प्लान करके, क्योंकि नवरात्र का ही टाइम था, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें हमें टाइम नहीं मिल पाता है। पर ये था कि काठियावाड़ी थाली खानी है। अच्छा। तो आज भी यही प्लान है कि जाने से पहले खानी है। काठियावाड़ी थाली। हाँ। और इसके अलावा कोई दूसरा, जैसे हमारे यहाँ खमन भी बहुत फेमस है, ढोकला वगैरह, सभी चीज मुझे पसंद है, दिल्ली में मिलती है। आपने आज सुबह ट्राई किया स्नैक में कुछ? कौन सा? आज उन्होंने ढोकला ही था, और एक नाम मुझे याद नहीं है क्या था। मे बी येलो कलर, हाँ। पेटी, दैट इज खमन और पेटी पेटी यही बोला था। हाँ। चलिए, ये तो बात हो गई। मैम, आप डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पीएम सर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, कभी आपका उनसे कोई डायरेक्टली ऑल इंडिया रेडियो पे उनका जो प्रोग्राम आता है, तो कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ है रूबरू?
नहीं, मन की बात की रिकॉर्डिंग में मैं कभी नहीं गई। हमारे यहाँ मन की बात की एक अलग टीम है, वो जाती है, मैं नहीं हूँ उस रिकॉर्डिंग टीम में। लेकिन मैं एज अ कमेंटेटर हूँ, नेशनल प्रोग्राम्स की कमेंट्रीज करती हूँ। तो उसमें कई बार पीएम के और प्रेसिडेंट के प्रोग्राम्स मैंने कंडक्ट किए हैं, कमेंट्री की है फॉर ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के लिए। आंखों देखा हाल, जिसको आप लोग वैसे आम भाषा में बोलेंगे, लेकिन हम उसको कमेंट्री बोलते हैं। आंखों देखा हाल हम स्पोर्ट्स के उसमें ज्यादा यूज करते हैं। तो उसमें मुलाकात होती है। मुलाकात ऐसे होती है कि हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो स्पीच दे रहे हैं डायस पे, हम उनके लिए बोलते हैं कि अब प्रधानमंत्री की का भाषण होगा। या कई बार इनफॉर्मल भी वो आते हैं, सबसे मिलते हैं। जैसे कि एक मुझे वाकया याद है, 2 बार मैं उनसे मिली हूँ, जो बिल्कुल क्लोज उसमें मैं मिली हूँ। तो मैं गई थी कमेंट्री करने के लिए, जो पद्मश्री अवार्ड्स की होती है, दरबार हॉल में होती है वो, प्रेसिडेंट हाउस में। तो उसका कमेंट्री के बाद वो मुलाकात करते हैं विनर्स से भी और उनके फैमिली मेंबर्स से भी। तो वहाँ मीडिया पर्सन्स भी होते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास से ही। अच्छा मैम, बेसिकली हम मीडिया फील्ड से भी है, क्योंकि हमारा फील्ड ही ऑलरेडी मीडिया का है और इंटर्नशिप हमारी चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक प्रोग्राम चला था जिसमें नरेंद्र मोदी सर ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 अक्टूबर को सभी को साथ में आना है और साफ सफाई करनी है, श्रमदान करना है। और उसी के लिए यहाँ हमारे गुजरात के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो आए हुए थे, और मीडिया में मैं एज ए इंटर्न हूँ, वहां मैं गया, उनको कवर किया फेस टू फेस, 1 by 1 उनका न्यूज दे रहा था। मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और एंकरिंग के फील्ड में और कमेंट्री वगैरह के फील्ड में मेरा ऑलमोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी मेरे लिए क्या, सभी के लिए वो बहुत महान हस्ती हो गया। और वहां जाने के बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था, घबराहट महसूस हो रही थी। क्या आप लोगों में से भी, क्योंकि आपके पास 30 years प्लस एक्सपीरियंस है, जब वो होते हैं तो कभी घबराहट महसूस होती है क्या? कह सकते हैं कि घबराहट तो नहीं कहेंगे, बिकॉज जैसा आप कह रहे हैं, आपको 6 months का एक्सपीरियंस है, या आपने फाइनली 5 years, हमें 30 साल का एक्सपीरियंस है। शुरू में होती थी जब भी कोई ऐसा इस कैलिबर का कोई आता है, क्योंकि हमने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, बहुत फिल्म स्टार्स के किए हैं, क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड्स को भी मैंने उसकी भी कमेंट्री की थी। तो जितने भी काफी फिल्म स्टार्स हैं जिनसे मिल चुकी हूँ, उनके इंटरव्यूज कर चुकी हूँ। तो वो प्लान नहीं होते हैं। वो इंटरव्यूज आपके ऐसे होते हैं कि हम जिस दिन उनकी रिहर्सल की हम जाते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल होते हैं, हम भी इनफॉर्मल होते हैं। तो किस तरह से उन्हें परस्यू करना है, किस तरह से उनको जैसे परस्यू करने के लिए भी आपको एक स्किल चाहिए होती है कि उनको तैयार करना चाहिए, आप इंटरव्यू कीजिए। तो वहां से तैयारी शुरू होती है कि हम कैसे उनको परस्यू करेंगे, फिर जब वो तैयार हो जाएंगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। वो सारी हमारी तैयारी होती है, और जब तैयारी होती है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैम, दौर चेंज हो चुका है। आपने उस दौर में स्टार्ट किया था जब टेलीविजन उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। तब के दौर में तब लोग रेडियो पे ही सब कुछ सुनते थे, और अब के दौर में क्या डिफरेंस है? आपने क्या कुछ नोटिस किया? जर्नी तो काफी चेंज होती रही, अप डाउन्स हैं, पर बीच में एक पीरियड आया था जब थोड़ा सा डाउन हो गया था रेडियो का, जब प्राइवेट चैनल्स आए। जब प्राइवेट तब चैनल्स लोगों आए, का कहना क्योंकि भी था। हमारा जो कंपटीशन कहें या जो भी कहें, वो दूरदर्शन से कभी भी नहीं रहा। दूरदर्शन और आकाशवाणी तो एक ही है, हमारे आईएनबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है। हमारा कंपटीशन, या जो भी कहे स्वस्थ कंपटीशन कहूंगी मैं उनको, वो हमारे प्राइवेट चैनल से है, जो कि रेडियो चैनल्स हैं, चाहे आप मिर्ची बोले, चाहे रेड एफएम बोले। तो उनसे इसलिए हमें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट है, दैट इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट। उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दे आर कमर्शियल। तो हमारा कॉन्सेप्ट फर्क है, हमारे लोग फर्क हैं, हमारे लिसनर्स ग्रुप अलग हैं, हमारा कंटेंट अलग है। वी आर फोकसिंग मोर ऑन कंटेंट, दे आर फोकसिंग मोर ऑन कमर्शियल एंगल। हमारा वो एंगल ही नहीं है। हमारे जो चीजें हम नहीं बोल सकते हैं, वो लोग वो बोलते हैं टू अर्न पब्लिसिटी। तो जब आपका मोटिव ही अलग है, तो कंपटीशन है ही नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल मैम, इसी चीज से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा, क्या है जो ऑल इंडिया रेडियो को खास बनाता है? लेगेसी है हमारा, जो इतना पुराना हमारा है, और जो लिसनर का हमारे ऊपर ट्रस्ट, दैट ट्रस्ट फैक्टर मेक्स अस वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल।
हमारे जो हमारे प्रेजेंटर का पैनल होता है कैजुअल एफएम रेनबो को मैंने हेड किया 6 साढ़े 6 साल। तो हमारे पास लगभग 120 कैजुअल प्रेजेंटर्स हैं उसमें, वो नंबर चेंज होता रहता है, कैजुअल्स हैं तो हम ऑडिशंस करते रहते हैं। तो वो उनको हम सब जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं उनकी, तो उनको हम जब बताते हैं दिस इज आर हमारा एआईआर का एक कोड है, वी हैव टू फॉलो दैट कोड। उस कोड के आगे पीछे आप कुछ नहीं है, अगर आप कोड फॉलो नहीं करेंगे यू विल बी आउट ऑफ द पैनल। तो उस कोड में जो चीजें आती हैं उसको हमें फॉलो करना। तो कई चीजें हैं ऐसी जो हमें आते ही बताई गई हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट। 30 इयर्स प्लस का मैम आपका एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में, ऐसा एक मोमेंट जहां पे आप सबसे ज्यादा किसी का इंटरव्यू लेते हुए घबराई हो या थोड़ा सा फोकस कहीं बिगड़ा हो, ऐसा कोई रहा है? अब तो नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 30 इयर्स, अब नहीं तो है। चलते फिरते भी वही अब लाइफ नहीं हो है, चुकी है। लेकिन हाँ जब भी कोई ऐसे लेवल का आता है, कोई सीनियर आता है, बिकॉज होता क्या है कि हमें भी उसके इक्वल अपने को करना होता है। भले ही हम उसके बारे में जब हमें इंटरव्यू लेना होता है तो हम ऐसे हमें दिखाना होता है कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, जबकि हमें पता सब कुछ होता है। तो वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू डू रिसर्च कि हम उनके बारे में सब जान लें कि हमें क्वेश्चन क्या पूछना है उनसे। ऐसा ना हो हमको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वो कंफर्टेबल ना हो। तो हम बात भी करते हैं थोड़ी सी देर पहले उनसे, बट जब हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लेट दैट पर्सन स्पीक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वो तैयारी होती है तो उतनी घबराहट नहीं होती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि वो कई बार वो पहले टाइम नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर क्योंकि रिकॉर्डेड होता है तो इतना इशू नहीं होता है। मैम आपकी जो जर्नी रही है इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपका रुझान रेडियो की तरफ कब आया, कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? इंटरेस्ट तो कब आया बताती हूँ। एक्चुअली पहले तो नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई भी नहीं है रेडियो मीडिया में, कोई भी नहीं है। अच्छा, कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया था रेडियो? मैंने 92 का एग्जाम दिया था, 92 ईयर का, 1992, एंड फाइनली आई जॉइंड इन 1994। The process took so much of time because हम लोगों का रिटर्न होता है, देन रिटर्न का होने के बाद इंटरव्यू होता है, तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होता है। अच्छा, उस टाइम पे रिटन एग्जाम में रिटर्न एग्जामिनेशन ही होता है ऑल ओवर इंडिया। Okay. फिर उसके बाद फिर 94 में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया, फिर मतलब इसके तरफ रुझान कैसे आया? रुझान का ऐसे वैसे नहीं था, पहले तो इसके बारे में ही नहीं पता था कि रेडियो बहुत पॉपुलर था। आपने जैसे तुम्हें कहा बहुत पॉपुलर था उस समय रेडियो, तो हमें ऐसे कोई मिल जाता था तो वो बोलते थे कि मैं रेडियो में गाती हूँ। ये तो सोचते थे कि रेडियो में गाना मतलब इतनी बड़ी चीज, जैसे लोग सुनेंगे, इतना मतलब रेडियो आर्टिस्ट हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट हैं, तो इट वाज लाइक अ ग्लैमरस दिस थिंग। तो मुझे लगता था कि ये है क्या, कैसे होता है, कैसे जाते हैं। उस समय तक कोई आइडिया नहीं था, बट माय मदर, मैं उनको ही सारा इसका क्रेडिट देना चाहूंगी, बिकॉज शी इज नो मोर, बट वो शी वाज एंड शी इज ऑलवेज विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड रही हर फील्ड में, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, कोई भी ड्रामा हो, स्किट हो। तो शी ऑलवेज मुझे उन्होंने हमेशा इसमें किया कि तुम करो। तो मुझे याद नहीं है कि मैं कब से स्टेज पे थी। Since a baby, जब भी मतलब मुझे याद है आई वॉज ऑन स्टेज डूइंग सेवरल थिंग्स, बिकॉज वो मुझे कहती थी ये भी कर लो, अच्छा इस बार अब ये स्किट भी कर लो, अच्छा अब ये कंपेयरिंग भी कर लो, अच्छा अब ये आया है तो ये भी कर लो। तो इनिशियली इट वॉज लाइक मदर pressurizing the child, and later on I started liking it. तो वहां से वो था कल्चरल प्रोग्राम और कंडक्ट करना, वो माइक फियर नहीं होना, स्टेज फियर नहीं होना, दैट वाज सिंस वेरी वेरी बिगिनिंग। लेकिन एज अ करियर उसको लेना होगा, प्रोफेशनल होगा, दैट वाज आउट ऑफ माय माइंड, वाज नेवर इन माय माइंड। मैं क्वालिफिकेशन वाइज बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस, साइंस की फील्ड से हूँ। और ग्रेजुएशन करने के बाद ये लगा कि क्या करना है, उस समय उतना काउंसलिंग और वो सब नहीं होता था, आपको ही पता है। यू आर मैथ स्टूडेंट? यस, तो वही मैथ्स वाले कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली पे आ रही थी कि देन आई थॉट कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज ग्रेजुएशन का कुछ है नहीं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ प्रोफेशनल आपको करना होता है। तो आईआईटी रुड़की, देन इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। तो मेरे पापा ही वाज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर यूपी इरिगेशन में, क्लास 1 ही वाज
chief engineer. So he was a pass out of Roorkee. उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग उस समय 1957 में, he was a civil engineer and he passed out from Roorkee. जब उस समय वो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, then it became University of Roorkee and now it is IIT Roorkee. तो it was there in the back of my mind कि पापा ने वहां से किया है, अगर मैं वहां से कर पाऊँ तो I will feel proud about it and he will be proud of me. तो I tried. तो मैंने मैथ्स के लिए मैंने तीनों ही दिया था, टू बी वेरी फ्रैंक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मेरा किस में हो जाएगा. मैं तीनों में इक्वली, मुझे था कि मैं तीनों में कर सकती हूँ. तो मेरा मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है. एक्चुअली दैट कोर्स इज अ वेरी डिफरेंट कोर्स. इट इज नॉट प्योर मैथमेटिक्स ओनली, इट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो अप्लाइड मैथमेटिक्स तीनों में ही हो गया था सिलेक्शन, बट देन आई हैड टू मेक अ चॉइस. तो दैट वाज अ डिफरेंट कोर्स, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो वो कोर्स अभी भी बहुत लिमिटेड जगहों पे है. इट इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कोर्सेज फ्रॉम आईआईटी रूरकी. वो मैंने किया और वो करने के बाद अगेन द क्वेश्चन वाज इन फ्रंट ऑफ मी, अब क्या. सो इट वाज लाइक एमफिल में हुआ मेरा, फिर देन एमफिल कंप्यूटर साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ, बट आई वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू टीचिंग. तो देन वहीं पे ही डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में उन्होंने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, which is equivalent to MBA, and it is only for those students who have completed their MSc or BTech. तो वो उसके बाद का कोर्स है. तो उस समय क्योंकि MBA इतना था ही नहीं, तो ये हुआ, तो उसके लिए अगेन देयर वाज अ रिटन एग्जामिनेशन. वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया. only 10 seats were there at that time. तो lucky enough, God's grace, मैं select हुई उसमें. I was the only girl in the whole batch of 10, 9 boys के साथ मैं अकेली girl थी. And I did that course. I topped that course. उसके क्योंकि उसमें हमारा practice का भी होता है. You have to submit a thesis. कहीं पे आपको काम करना पड़ता है. That's part of that course. उसका तो मैंने BHL हरिद्वार में वो किया complete, and highest marks I was granted. I was honored with IIT Roorkee's gold medal for that course. So then the university offers you PhD. वो rule है वहाँ पे, नियम है वहाँ पे कि the toppers they get the offer from the university. So they offered me PhD in management. I filled the form, but somehow due to some personal reasons, तो I was like मैं हॉस्टल में थी क्योंकि पापा उस समय देहरादून पोस्टेड थे. तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये कोर्स नहीं करना है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, 4 years लगेंगे, तो अभी नहीं करना है, यू कम बैक. तो जॉब भी मुझे मिल गई थी और कैंपस सिलेक्शन में हो गया था मेरा. तो वो जॉब भी नहीं हुई बिकॉज उतना ज्यादा हम लोग उस समय आप कहेंगे कि was not that forward, जो हम लोग की सोसाइटी थी कि काम करना ही है उस टाइप का. वो था थोड़ा सा करना है तो बिल्कुल ही आपको ऐसा करना है कि मतलब ना कैन अंडरस्टैंड कि बिल्कुल उस लेवल का या तो करो, आप इतना पढ़ लिए हो तो ऐसा करो. तो देयर वर मेनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट सॉर्ट. तो एनीवेज थिंग्स आर समथिंग इज देयर, जो प्लान होता है और आप उस डायरेक्शन में कैसे बढ़ रहे हो आपको खुद नहीं पता होता है. तो इट वाज लाइक दैट. तो जब वापस आई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशंस. तो दिस वाज हाउ आई केम अक्रॉस दिस कोर्स का एक हो रहा था. तो जब मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसे तो कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला ये तो बहुत कल्चरल रिलेटेड चीज लग रही है. एंड अगेन माय मम्मी वाज देयर टू गाइड मी एंड शी सेड कि ये भरो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो अगेन द मोटिवेशन वाज हर एंड द मेन थिंग वाज कि शी वाज अ वेरी गुड सिंगर. मैं हो जाएगा तो मैं आपका कराऊंगी, यू विल बी ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक आर्टिस्ट. दैट वाज द मोटिवेशन एट दैट टाइम. तो उसके बाद हुआ तो देन द जर्नी बिगेन एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल. मतलब माँ का साथ हमेशा रहा है, उनका वो अभी भी है, अभी चलेगी. एक और चीज, अगर मिस शालिनी मित्तल यहाँ हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो में अगर नहीं होती तो फिर आप किस चीज की तरफ फॉरवर्ड कर रही थी एज ए करियर? मैंने बताया आपको कि मेरा वो मैनेजमेंट था. अच्छा. तो मैनेजमेंट की तरफ था. वैसे मैंने बीएड भी किया, लेकिन टीचिंग में उतना इसलिए इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे थोड़ा मोनोटोनस लगता.
कि वही पढ़ाना, तो मुझे ऐसा लगता था कैसे करते होंगे ये साल बार साल भर वही चीजें। लकीली मुझे ऐसा फील्ड मिला है जो इतना क्रिएटिव फील्ड है कि यहाँ हर दिन कुछ नया होता है। कुछ नहीं होता तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ नया नया सीखने को मिलता है। नया सीखना, नए लोग, नया कुछ, हर दिन हम सोचते हैं एक नया टॉपिक, एक नया ही बात, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ओके, पहला इंटरव्यू याद है आपने किसी खास पर्सन का लिया हो, और क्या सिनेरियो था उस वक्त, कैसी घबराहट हो रही थी, या क्या क्या कुछ आप फील कर पा रही थी, वो याद है? हाँ याद है, बट मैं थी उस समय जबलपुर पोस्टेड थी। एक्चुअली वो बहुत सडन हुआ था। वो इंटरव्यू जब हुआ था तो मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं उस समय वुमेन्स प्रोग्राम देख रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आप प्रीता भादुड़ी को जानती हैं? तो मैंने कहा हाँ जानती हूँ। उनके हस्बैंड को जानते हैं, इज अ वेरी फेमस फिल्म स्टार राजीव जी जो है। तो मैंने कहा हाँ जानती हूँ, क्योंकि मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज हुई थी और उसमें काफी बड़ा किरदार था उनका, वो हिट थी फिल्म, तो मैंने देखी थी। तो उन्होंने बोला कि वो बस आधे घंटे में आने वाले हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो एक्चुअली वहीं रहते हैं दोनों। वो अप डाउन करते हैं राजीव जी वहाँ पे फिल्म, दे आर बोथ बेस्ड इन भोपाल, और वहाँ पे ही वो थिएटर करते हैं। तो स्टिल दे आर वेरी एक्टिव। अभी तो मुझे आई एम नॉट इन कांटेक्ट, बट उस समय वो बहुत एक्टिव थे दोनों थिएटर में। और वो जो वहाँ पे भोपाल में थिएटर कंटिन्यूअसली करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो आने वाले हैं, तो आपको उनका इंटरव्यू करना है विमेंस प्रोग्राम के लिए। तो मैंने कहा सर अभी अचानक इतना मैं प्रिपेयर्ड भी उस नहीं वक्त हूँ। आपका कितना समय हुआ था रेडियो में, मतलब साल 2 साल? हाँ समथिंग 2 साल 20। ओके, तो थोड़ा सा और ज्यादा था, 4 साल हो गए होंगे। 3-4 साल। हाँ उससे पहले इंटरव्यूज किए थे, बट जैसा आपने बोला कि फेमस कोई ऐसा पर्सनालिटी। जो याद रह जाए कि उस समय एकदम से ऐसा हुआ कि कैसे होगा ये। बिल्कुल। दो बड़ी पर्सनालिटीज आपके सामने बैठे हैं, आपको टाइम भी नहीं मिला है, आधा घंटा पहले वो बता रहे हैं कि वो पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा मुझे तो उनका बैकग्राउंड भी नहीं पता है ठीक से, ये पता है कि हाँ शी इज अ वेरी एक्टिव थिएटर, बोथ ऑफ देम, उनकी सिस्टर हैं जया भादुड़ी की, इतना ही पता है। तो कैसे इंटरव्यू होगा? तो उन्होंने बोला आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको इंटरव्यू करना है उनका हमसफर के लिए। तो विमेन प्रोग्राम में मेरा एक प्रोग्राम चलता था जो कपल्स के ऊपर था, हमसफर करके। तो उसमें हम बात करते थे उनसे फैमिली लाइफ के बारे में, और कैसे आपस में आप ट्यून करते हैं, दोनों वर्किंग है तो कैसे आप लोग। इट वॉज लाइक इनफॉर्मल चैट। तो बोले आपको तो उसके लिए करना है, आपको क्या करना है उसको जान के, वो सब वो बताएंगे, आपको कुछ नहीं बताना। आपको सिर्फ सवाल तो पूछना है। हाँ, तो वो प्रोग्राम जो भी है, उन्होंने जो मोटिवेशन मुझे दिया स्टेशन डायरेक्टर ने, सबसे बड़ी बात होती है आप विश्वास करते हो जब अपने जूनियर्स पे, स्टाफ पे, आप कर सकती हो। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप कर सकती हो, इसके लिए मुझे कोई सीनियर इंटरव्यूअर नहीं चाहिए, आप ही करेंगे। तो एक अंदर से ये हुआ कि हाँ वो विश्वास कर रहे हैं, तो मोटिवेशन मिला, कुछ देख के कर रहे कर होंगे रहे तो होंगे, हम कर exactly। सकते होंगे। तो किया, और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा वो इंटरव्यू हुआ, इतना वो लोग खुश हुए दोनों। और जहां वो प्रोग्राम आधे घंटे का हमें वो इंटरव्यू करना था, वो 1 घंटे का हुआ। और बात ये हुई बाद में जब बताया गया स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने कहा 2 पार्ट्स में दो, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो। तो वो ऐसे वो हुआ। और बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे भी एंड आकाशवाणी से जुड़े रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका हमें चेक कब मिलेगा। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, बात प्रोग्राम्स की स्टार्ट हो ही गई है। कौन कौन से प्रोग्राम्स मैम आपने अभी तक होस्ट करे हैं आकाशवाणी पर? कुछ फेमस जो काफी ज्यादा लोग जिससे कनेक्टेड रहे हो, और कुछ एक्सपीरियंस उससे? बहुत सारे किए हैं। ह्यूमरस प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी, मुझे एक ह्यूमरस प्रोग्राम दिया गया था जो संडे जाता था, छुट्टी का दिन। इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोग्राम, और वो बहुत स्टार्टिंग थी मेरी। इट वॉज लाइक ज्वाइन करते ही मुझे वो प्रोग्राम मिला था, तो इसलिए याद है मुझे कि मैं कितना ज्यादा प्रिपेयर करती थी उसके लिए। और बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, हाँ, और वो भी आकाशवाणी पे हंसाना, क्योंकि आपकी बहुत लिमिटेशंस होती हैं, आप ये शब्द नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते। तो बहुत टफ था वो प्रोग्राम मेरे लिए। 20 मिनट्स का संडे को प्रोग्राम जाता था, तो बहुत मेहनत करती थी। लगता था कि थोड़ा भी तो मुझे अप्रिसिएशन मिली, वो किया। उसके बाद इंग्लिश का प्रोग्राम मुझे दिया गया, वो किया। विमेन प्रोग्राम मैंने आपको बताया, वो किया। उसके बाद टॉक सेक्शन का पूरा मुझे एक इंचार्ज बनाया गया, वो मैंने किया जबलपुर में। उसके बाद लाइव जो भी आते थे, फोरेन्स उधर भी आते रहते थे, वो किए। फिर भोपाल में एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम होता था, हेल्थ प्रोग्राम, आधे घंटे का, तर्पण नाम से। वो उस समय जो 13 स्टेशन थे एमपी के, वो सारे लाइव उसमें जुड़ जाते थे।
और भोपाल से वो लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, कोई एडिटिंग नहीं थी उसमें। वो प्रोग्राम मैंने कंटिन्यूअसली 6 साल में भोपाल रही, वो कंटिन्यूअसली किया। एंड 5 साल किया, क्योंकि जब मैं गई थी तो कोई और कर रहे थे, तो मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने बोला कि ये हमारा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। स्पॉन्सरशिप वो होता है जो बाहर से कोई हमें पैसा देता है कि, और वो बोलता है कि हमें इस तरह का प्रोग्राम चाहिए। तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना होता है अपने, वो पैसा लगा रहा है, बिल्कुल उनके हिसाब से अगर वो खुश नहीं है तो दे विल विड्रॉ, दे विल से कि हम जितने दिन का महीनों का हमने दे दिया, उसके बाद हम पैसा नहीं देंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा, नोबडी विल गिव यू मनी इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। तो उस समय वो कॉन्सेप्ट भी उतना नहीं था स्पॉन्सरशिप का। तो मुझे सिर्फ स्टेशन डायरेक्टर ने एक बात बोली थी कि ये प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, अगर इसकी स्पॉन्सरशिप हटी या ये डाउन आया, दैट वाज नंबर 1 प्रोग्राम ऑफ जो हम लोग की उस समय होती थी, जो हम लोग सर्वे करते थे उस समय कि लिसनिंग हमारी किस प्रोग्राम की कितनी है, तो दैट वाज अ नंबर 1 प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम एंड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ ऑन दिस टर्म्स कि ये नीचे नहीं आना चाहिए नंबर 1 से। तो मैंने कहा सर इतना आपने भरोसा किया, इस प्रोग्राम को मुझे दिया है, तो आई ट्राई माय बेस्ट। एंड यू वोंट बिलीव, मैं जब निकली हूँ तो स्पॉन्सरशिप का ये हो गया था कि मिनिस्ट्री ने बोला कि इसमें हम स्पॉन्सरशिप आप कभी खत्म नहीं करेंगे, इट इज सच अ पॉपुलर प्रोग्राम। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब वो खत्म हो रहे थे स्पॉन्सरशिप, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया, और मिनिस्ट्री में उस समय आप सोचिए कि मैं आई वाज हार्डली 4-5 इयर्स ही मुझे हुए होंगे इन द मीडिया इन आकाशवाणी। डायरेक्टली सीनियर आईएएस ऑफिसर से मेरी मीटिंग हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में देख रहे थे, शी वाज अ लेडी। उन्होंने मुझे बोला मैडम आपके भरोसे पे हम 1 साल की देंगे देखने के लिए, हम पूरा का पूरा जो है ऐसे बनाना चाहते हैं, और ये ऐसा ही बनना चाहिए। इट वाज ऑन प्रेगनेंसी, प्री पोस्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट, वो पूरा वो ऐसा एपिसोड चाहते थे कि शादी से पहले कैसे मदर हेल्थ होनी चाहिए, देन शादी, देन डिलीवरी एंड देन पोस्ट में केयर, और वो पूरी तरह से वो प्रोग्राम वैसा ही बना। दिल्ली से वहां पे उस समय एक्सपर्ट्स फ्लाई करके आते थे उस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते थे स्पेशली दिल्ली से आते थे। और वो फिर उन्होंने, मेरे पास हैं आज भी वो लेटर्स जो उन्होंने, ये प्रोग्राम कहाँ होस्ट हो रहा था? भोपाल से। और वो लेटर्स मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वो लेटर्स मुझे लिखे विद कॉपी टू एसडी कि आपका ये जो है प्रोड्यूसर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, शी इज डूइंग वेरी नाइस वर्क, और अप्रिशिएट हर एफर्ट्स एंड ऑल। आई स्टिल हैव दोस पेपर्स। तो वो आपको जो बूस्ट देता है, दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल। इमोशनल मोमेंट, खुशी के मारे ऐसा कोई मोमेंट रहा है जहाँ पे आप काफी इमोशनल हो गई हो कुछ अचीवमेंट पाकर, या कोई ऐसा मोमेंट? हाँ, मोमेंट्स तो बहुत सारे आए हैं। कोई आपको जो याद मुझे हो? अभी याद आ रहा है वो आ रहा है, मैं एशियन गेम्स कवर करने गई थी इंचॉन, साउथ कोरिया। कौन सी है? 2014। हाँ, in itself it was a very proud moment for me, क्योंकि उस जब हमारी टीम बाहर जाती है कवर करने के लिए आउट ऑफ इंडिया, इट इज अ वेरी वेरी सेलेक्टेड टीम, क्योंकि बहुत बजट इन्वॉल्व होता है, इट गोज थ्रू मिनिस्ट्री लेवल एंड बहुत सारे लेवल से वो क्रॉस होती है, एंड व्हेन यू आर कंसिडर्ड रियली अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल फॉर दैट पोस्ट या फॉर दैट एक्सपोजर, देन ओनली यू आर कंसिडर्ड। तो वहां ये होता है कि आपका नाम होते हुए भी आप श्योर नहीं होते हो कि मिनिस्ट्री आपको अप्रूव करेगी, एंड इट इज सच अ स्मॉल टीम। तो हम लोग गए थे, वी वर टोटल 10 विद, समझ लीजिए कवरेज टीम थी जो हम लोग कर रहे थे, वी वर 5 or 6 जो सारे गेम्स को हमें कवर करना, और अकेली लेडी थी वहां पे मैं, बाकी सारे हमारे मेल कोलीग्स थे। पहली बात तो वो सिलेक्शन जब फाइनली ये हुआ कि यस यू आर गोइंग, तो that moment was yes, I have done it, because it was daily like this कि हो सकता है जाएंगे, हो सकता है नहीं जाएंगे, और हमारी लेट भी हुई थी टीम, एक्चुअली प्रोग्राम गेम्स शुरू हो चुके थे बट हमारे अप्रूवल्स नहीं आए, तो हम दिल्ली से ही उसकी रिपोर्ट्स बना ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, एंड एवरी डे वी यूज्ड टू से आज शायद हमारी अप्रूवल आ जाएगी तो हम आज चले जाएंगे। तो उस तरह से वी वर वेटिंग फॉर दैट डे, फॉर दैट न्यूज, और वो हमारी आई, एंड जिस दिन आई उसी दिन नाइट में हम लोगों ने फ्लाई किया। तो दैट वाज द मोमेंट, एंड उधर जाके जो मोमेंट हुआ है, आई वाज कवरिंग एथलेटिक्स एट दैट टाइम, और हमारा गोल्ड आया उस दिन एशियन में, एंड इट वाज लाइक तब तक एक भी गोल्ड नहीं था,
तो वो पहला गोल्ड drawing। हाँ 4x400 मीटर्स की रिले Relay थी एंड वो मैं कवर करने पहुंची और आई वाज इन द मिक्स जोन जहाँ से एथलीट्स जाते हैं और लौटते हैं एंड आई वाज जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस बिकॉज वो था हमारा दैट वाज कि आ सकता है इसमें क्योंकि हम पहले भी ले चुके थे तो बट गेम इज गेम, हमें नहीं पता होता है कब हुआ। तो लास्ट रन वाज पोबम्मा वाज रनिंग, लास्ट जो लैप लिया है उन्होंने एंड शी मेड इट। आई just went and I just kissed her. It was like I was more excited than she was. Sure. And she also hugged me and I said, "You made me proud. You made India proud." Yes. And she said, "Yes." She asked me, मतलब हमारा बड़ा बड़ा सा हमारा वो होता है, सब दिखता है हमारे फोटो के साथ कि हम कहाँ के हैं। So she said, "Akashvani." I said, "Yes. You will be the first person to break this news." That's so nice of you. I took my staff, जो हमारे थे main वो line थे, just take me now because Pobama is with me. I am breaking this good news to the whole of India that we have won the gold. So that moment was something that still मेरे रोंगटे खड़े हो मेरे भी हो रहे हैं, आप जिस हिसाब से बता रही हैं मुझे भी इमोशनल उस थोड़ा समय मुझे ना feel हो ऐसा रहा है। नहीं लग रहा था, मोमेंट कभी आया नहीं था मेरे सामने, वो इतना प्राउड इतना, तो मैं बोलती थी दिस मोमेंट विल नॉट कम अगेन। बिल्कुल नहीं इट वाज लाइक ओके। बात करें कोरोना काल जो गया है, कोरोना काल काफी डिफिकल्ट रहा। रेडियो ने, ऑल इंडिया रेडियो का उसमें बहुत बड़ा हम कह सकते हैं सपोर्ट भी रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाई है, लोगों की केयर की है, ना घर घर जाकर लेकिन घर घर अपनी आवाज सुनाकर, उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो मोमेंट कैसा था, आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या कुछ रहा उसके बारे में थोड़ा? बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग था, डिफरेंट था एंड सडनली हो गया। हम लोग वी वर वेरी नाइसली डूइंग। मैं उस समय रेनबो देखते हुए बहुत टाइम हो गया था, मुझे 5 साल हो गए थे, तो रेनबो ही हमारा चलता रहा। सडनली एकदम आया कि आप बंद हो रहा है, ओके तो इट वाज लाइक सच अ सडन न्यूज कि एवरीथिंग विल बी क्लोज डाउन, बट सिर्फ रेनबो चलेगा बिकॉज रेनबो वाज 24 आवर्स हमारा लाइव चैनल और स्टाफ नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल अदर प्रोग्राम्स। वो थोड़ा दिन के लिए सस्पेंडेड था टिल फर्दर ऑर्डर्स, लेकिन बिकॉज आई वाज हेडिंग द चैनल, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद मी कि मुझे वो चैनल चलाना है। ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स थे, एएसडी थे, एसडी थे, तो सडन मीटिंग कॉल हुई एंड वी वर डिसाइडिंग कि अब क्या करना है। तो हमारा एक एफपीसी होता है, फिक्स पॉइंट चार्ट, जो हम फॉलो करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब जाएगा, कितने से कितने बजे, क्या उसकी थीम होगी, क्या उसके कंटेंट होंगे, पूरा चेंज करना पड़ा बिकॉज नाउ आर कैजुअल्स विल नॉट बी कमिंग। क्योंकि तब तक ये था कि हर घंटे के प्रोग्राम हमारा कैजुअल करता था, उसकी हम ड्यूटी लगाते थे। अब ये हुआ कैजुअल तो नहीं आ सकते बिकॉज रास्ते बंद हैं, तो नहीं आ सकते हैं, तो हमारे रेगुलर अनाउंसर्स करेंगे। तो हमारे रेगुलर अनाउंसर्स, हमारे 5-6 रेगुलर अनाउंसर्स थे, उनको सबको उधर शिफ्ट किया गया जो अलग अलग चैनल्स थे। अब उनको शिफ्ट किया, दे वर नॉट वेरी वेल अवेयर विद एफएम रेनबो, क्योंकि वो दूसरा कोई चैनल देख रहे थे, दूसरे चैनल पे जाते थे। तो उनको भी बताना क्या कंटेंट जाएगा, कंटेंट बहुत ह्यूमरस भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत डल भी नहीं होना चाहिए। फियर को हम बढ़ा नहीं सकते बिकॉज बीइंग अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, हम कोई ऐसी चीज नहीं ला सकते हैं उसमें कि कोई डर जाए या कोई थ्रेट लगे उसको। वी हैव टू कूल डाउन पीपल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आई यूज्ड टू से कि ऑल इज वेल, हम लोग बोलते रहते थे ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, जस्ट स्टे पॉजिटिव। आपको जो जो बोला जा रहा है, जो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है वो फॉलो करिए, सब कुछ ठीक होगा। तो उसको कैसे करना है, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव मीटिंग्स, रास्ते सारे बंद होते थे, खाली रास्तों में मैं ड्राइव करके जाती थी बिकॉज हमें मीटिंग अटेंड करनी है, हमें वहां पे जाना ही है। तो थ्रू आउट मैंने वो एक्टिव रह के कोरोना में काम किया, रेनबो संभाला, अलग अलग हमने चंक्स बनाए कि हम डायलॉग्स करेंगे बिकॉज वी कांट इनवाइट एक्सपर्ट्स टू आवर स्टूडियोज जो हम रेगुलर करते हैं। तो डायलॉग्स ही किए, सॉन्ग्स ही किए और इंटरव्यूज किए, सब कुछ फोन पे ही किया। तो वो प्लान करना होता था, पर ज्यादातर घर से प्लानिंग होती थी, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा होता था। तो वो हमें बोला जाता था वीक में 1 दिन या 2 दिन आइए, लेकिन बाकी सारी चीजें अब हम 1 दिन 2 दिन से तो नहीं चला सकेंगे 24 घंटे का चैनल। तो सब कुछ घर से ही हमें बात करनी होती थी कि किसको लेना है, क्या पूरा सेटअप घर पे रेडी करना पड़ता, पूरा सब कुछ। लेकिन बहुत सारी चीजें जब चैलेंजेस होते हैं तो आप सीखते हैं, अंधकार में आविष्कार का जन्म होता है। बिल्कुल। मैम बातें काफी सारी हो गई है, एक लास्ट क्वेश्चन आप तक, आपके पास टाइम भी कम है क्योंकि आपका ट्रेन है। फैन मोमेंट, क्योंकि फैंस काफी ज्यादा होते, पहले के फैंस
अभी के फैंस, अभी जो फैन होते हैं वो ऑलमोस्ट अपने स्टार्स जिनको बनाते हैं, अपने चेहरे बनाते हैं, वो टीवी स्टार्स को बनाते हैं ज्यादातर, या तो वो क्रिकेटर होते हैं या बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे लोग जो थे, रेडियो जन जन तक, घर घर तक पहुंचता था। उस वक्त जो फैन थे वो आवाज से प्यार किया करते थे। आप तक क्या कभी ऐसा कोई खत पहुंचा है, फैन मोमेंट ऐसा कोई रहा हो जिसमें आपको बहुत बेशुमार प्यार मिला हो? बहुत मिले हैं, बहुत मिले हैं, और बहुत सारा प्यार मिला है लिसनर्स का। मतलब इतना है कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय लिसनर्स। शुरू में जैसे आपने कहा कि शुरू में तो हमारी इमेज वो देख के ही, हमारी आवाज सुन के ही बनाते थे, क्योंकि बिल्कुल। उस समय सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। तो रेडियो की एक खूबसूरती कहेंगे, मुझे लगता है जो अब थोड़ी मिसिंग है, कि एक इमेज बनाता है आदमी, आवाज सुन Imaginary। के एक इमेज बनाता है, और वो इमेज वो इतनी प्यारी बनाता है कि उसको ये लगता है कि हाँ ये सबसे सुंदर है, सुंदर है। क्योंकि ये मुझे पसंद है, इसकी आवाज मुझे पसंद है, तो ये ऐसी ही होगी। तो हमें लगता है कि हम वैसे ही रहते तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। अब तो वो हमें देख चुके हैं सोशल मीडिया पे, वो कहीं से भी हमारी फोटो निकाल लेते हैं। अब का जो दौर है तो मैसेजेस करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनके मैसेजेस, और फेसबुक या ट्विटर या इस पे भी फॉलो करते हैं। लेकिन उस समय का, जबकि आप बात बताई है, जब ये सब नहीं था, तो फैन मेल आती थी, मतलब लेटर्स आते थे। Letters तो आते थे। लेटर्स में वो बाकायदा लिखते थे, अगर मैं एक भी प्रोग्राम मिस करती थी, जैसे उन्हें पता है कि ये प्रोग्राम में आना है, इस प्रोग्राम में, इंतजार किया करते तो थे उनका काफी। आता था इस प्रोग्राम में आप आई क्यों नहीं, और वो बाकायदा ट्रैक करते थे कि क्या हुआ इनको, कि इस प्रोग्राम में ये क्यों नहीं आए, बिल्कुल। तो आप बताइए। उसमें उनका आता था कि आप ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा पिछले प्रोग्राम में आप क्यों नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो वो दे वर सो डिमांडिंग कि हमें आपको ही सुनना है। फिर बोलते थे आपकी जगह जो आई थी वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उनको मत बुलाइए, आप ही आइए। तो वो चीजें होती थी। एक जो वाकया मुझे याद रह गया है कि हमारे एक हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, जो सिर्फ AIR आकाशवाणी ही सुनते हैं बिकॉज ऑफ देयर रीजंस। बहुत हैं, और हमारा पूरा एक ऐसा ग्रुप है लिसनर्स का हु आर विजुअली हैंडीकैप्ड एंड हु फॉलो अस। तो मैं प्रोग्राम करती थी वहां पर, 2-3 प्रोग्राम थे जो मेरे बहुत पॉपुलर थे भोपाल में। तो एक दिन अचानक वो आए, गेट से उन्होंने एंटर किया, ही वाज विजुअली हैंडीकैप्ड, और उन्होंने बोला कि मेरा नाम लिया होगा कि मुझे उनसे मिलना है। तो गेट वाले ने, उन्होंने बोला कि ठीक है विजुअली हैंडीकैप्ड, चलिए आप चले जाइए, मिल लीजिए। तो वहां पे गए, वो उनको किसी ने बोल दिया ड्यूटी रूम में होगी, तो वो ड्यूटी रूम में चले गए। मैं ड्यूटी रूम में नहीं थी, मैं दूसरे कमरे में थी, पैक्स के कमरे में थी। तो मैं वहां थी, उन्होंने ड्यूटी रूम से भी उन्होंने बोला कि वो यहाँ नहीं है। तो मैं वहां, वो कमरा ड्यूटी रूम के सामने वाला ही था जिसमें मैं थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसा कर ले, इसको हम ऐसा कर लेते। तो वो वहां से उन्होंने बोला शालिनी मित्तल, इशारा करके मेरी तरफ, शालिनी मित्तल। मैंने कहा या आप कौन है, आप शालिनी मित्तल है ना? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने कहा कि आप कौन? तो बोले मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनता अरे हूँ वाह। रोज, और मैं आपसे ही मिलने आया, और आपने बताया नहीं, मैं आपकी आवाज सुनते सुनते आ गया हूँ कि यही आवाज है जिसको मैं ढूंढ रहा क्या हूँ। बात है। वो मोमेंट है, अभी तक मैं कभी नहीं भूलती कि आपकी आवाज से वो खींचा चला है वो आदमी, और आवाज से ही पहचान भी गई कि ये विजुअलाइजेशन है वो पावर जो। तो बहुत ये इसकी पावर। सही बात है। वो बिल्कुल वो वाला मोमेंट हो जाता है ना, तुम तो बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो उन्होंने तो जो एक्चुअल दिमाग में बनाया होगा वही हूँ मैं उनके लिए अभी भी, बिल्कुल सही बात क्योंकि वो है। देख नहीं पाए मुझे। लेकिन एक्चुअल जो रेडियो की जो इमेज है वो उनके दिमाग में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारा पहला ही पॉडकास्ट है और आप जैसी शख्सियत हमारे बीच आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल्पना करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप हमारे साथ अगर फिर सूरत आना हुआ तो आप बिल्कुल, हम कॉन्टेक्ट नंबर तो आपके पास है, आप सेव कर ले। हम आपको सूरत की खूबसूरती और ज्यादा दिखाएंगे भी, और फिर से हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना अपना समय हमें दें। थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद। आदर्श कि आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया, और मुझे उन नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स की फिर से दोबारा से सैर कराई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं जब हम आगे के उसमें, पर आज मुझे बहुत सारी चीजों की आपने याद दिलाई, इसके लिए सो मच थैंक यू सो मच।